जुजुत्सु काइसेन सीक्वल में यूजी फाइनली वापस आ चुका है एंड अब वो गोजो एंड सुकुना को सरपस करके अर्थ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर भी बन चुका है। लेकिन इसके चलते क्या यूजी बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, जो किसी का परवाह नहीं करता और बस अपना ही सोचता है। क्योंकि जब उसे बोला जाता है कि वो नहीं आया था डाबूरा से लड़ने के लिए, इसलिए यूका को उसकी जगह लड़ना पड़ रहा है, तो उस पे यूजी बोलता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। वेल आई टॉक अबाउट दैट, बट उसके पहले यूजी की करंट स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूजी एक धमाकेदार एंट्री करता है अपने एडवांस पियर्सिंग ब्लड टेक्निक के मास्टरी के साथ। यूजी अब मल्टीपल पियर्सिंग ब्लड शूट कर सकता है और उन्हें मोड़ के अपनी मर्जी से कंट्रोल भी कर सकता है एंड अपने टारगेट्स को ट्रैक करके उन पे अटैक भी कर सकता है। उसने इस अटैक से लिटरली एक बिल्डिंग भरी सारे सॉर्सरर्स एंड एलियंस को इतनी प्रिसिजन के साथ इंजोर कर दिया था ताकि वो लोग लड़ाई करने के हाल में न रहे, लेकिन उनमें से किसी पर भी जानलेवा हमला नहीं किया था। पियर्सिंग ब्लड में इस लेवल का मास्टर इसके पहले कभी दिखाया नहीं गया था एंड उसने तो ये सब बिना कुछ एफर्ट्स मारे ही कर दिया था। ऊपर से मैं बता दूं, पियर्सिंग ब्लड जब मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक करने के लिए अलग अलग होता है तब उसका स्पीड एंड स्ट्रेंथ घट जाता है। तो जस्ट इमेजिन करो जब वो एक सिंगल टारगेट को अटैक करेगा तब वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। फिर उसने सुकुना की श्राइन टेक्निक को भी पूरी तरह मास्टर कर लिया था, जिससे उसका एक डिसमेंटल अटैक अब एक न्यूक्लियर लेवल आउटपुट देता है। उसके डिसमेंटल अटैक टोक्यो से निकले हुए सारे कर्स स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड उस अटैक के बाद टोक्यो का जो ऊपर से इमेज दिखाया जाता है वहाँ इतनी बड़ी एरिया जोड़ के ये जो स्मोक जैसी चीज आसमान की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है वो असल में स्मोक नहीं है, बल्कि कर्स स्पिरिट्स बनने के बाद उनका डस्ट है जो कि आसमान की तरफ बढ़ रहा है। मतलब कि जितनी रेंज तक आप ये डस्ट को देख पा रहे हो उतनी रेंज तक जितने भी कर्स स्पिरिट्स थे उन सबको यूजी का डिसमेंटल डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसीलिए ही उतनी रेंज तक ये डस्ट दिख रहा है, जिससे तुम पता लगा सकते हो कि उसका डिसमेंटल का रेंज कितना ज्यादा है। यूजी का ये फीड लिटरली सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन के रेंज का बराबर था, क्योंकि सुकुना ने भी जब डोमेन एक्सपेंशन किया था वो भी ऑलमोस्ट सेम रेंज को ही कवर करा था। इसके अलावा जब एक सिमोडियन यूजी पे अपने एक्स से अटैक किया था तब यूजी ने श्राइन टेक्निक से अपने हाथ में मिनी चेनसॉ जैसा कुछ बना के उस एक्स को बिना टच किए पकड़ा था, जैसे कि सुकुना ने भी करा था यूता के स्वॉर्ड के साथ। तो इन सब से हम इतना तो एज्यूम कर सकते हैं कि यूजी सुकुना के श्राइन को पूरी तरह मास्टर कर लिया था, जिससे उसके पास अदर पावर्स लाइक क्लीव, स्पाइडर वेव, डिवाइन फ्लेम ये सब कुछ यूज कर सकता था। ऊपर से यूजी ब्लैक फ्लैश को अपनी मर्जी से यूज कर सकता था एंड वो इतना पावरफुल था कि जब उसने उसके ब्लैक फ्लैश से जिस सिमोडियंस ने उस पर अटैक किया था उसको एक नॉर्मल सा पंच मारा था, तब वो एक बाउंसी बॉल की तरह 3-4 बिल्डिंगों से टक्कर करके गिरा था, जिससे वो बेहोश हो गया था। यूजी के अपने कर्स्ड एनर्जी पे इतना अच्छा कंट्रोल था कि वो जब तक अपने कर्स्ड एनर्जी को ब्लैक फ्लैश बनने के टाइम पे अपने हाथ में नहीं लाता तब तक उसका कर्स्ड एनर्जी फील भी नहीं होता। मतलब कि वो अब सुकुना के जैसे ही अपने कर्स्ड एनर्जी को इफेक्टिवली कंट्रोल एंड यूज कर सकता था। तो ओवरऑल यूजी के पास इस टाइम पे ब्लड मैनिपुलेशन पे, सुकुना के श्राइन टेक्निक पे, डोमेन एक्सपेंशन पे, सिंपल डोमेन पे, सोल बाउंड्री अटैक पे जिससे वो किसी के डायरेक्ट सोल पे अटैक कर सकता था, फिर ब्लैक फ्लैश पे, रिवर्स कर्स टेक्निक पे जिससे वो किसी के सोल या बॉडी दोनों को ही हील कर सकता था, उन सब पे हाईएस्ट लेवल की मास्टरी कर लिया है। इसके अलावा ना जाने उसके पास और क्या क्या ही टेक्निक होंगे जो इतने सालों में उसने डेवलप किया है। इवन इन सबके साथ साथ यूजी डेथ पेंटी मूव्स को खाने के बाद वो कर्स्ड एंड ह्यूमन का हाइब्रिड बन गया था, जिसके चलते वो एज भी नहीं करता, मतलब कि उसका बॉडी भी अपने प्राइम पे है। बट इन सब के बावजूद जब उसका जरूरत था इन एलियन से डील करने के लिए एंड अर्थ के लिए डाबूरा से लड़ने के लिए, तब वो सामने नहीं आया था, जिसके चलते यूका को अपनी जान दाव पे लगा के डाबूरा से लड़ना पड़ रहा है। एंड इसी चीज पर जब यूजी को क्वेश्चन करा जाता है तब वो ऐसा एक्ट करता है जैसे उसे इन सब चीजों से कुछ फर्क ही ना पड़ता हो। इसीलिए बहुत लोगों को लग रहा है कि यूजी उसकी इमॉर्टैलिटी की वजह से सेल्फिश हो गए हैं एंड उसे अब किसी का परवाह नहीं रहा, बट रियलिटी इससे बिल्कुल उल्टा है। यूजी ऐसा एक्ट कर रहा है क्योंकि वो एक्चुअली में केयर करता है। देखो, जब उसे पूछा जा रहा था कि क्यों वो डाबूरा से लड़ने के लिए नहीं आया एंड अपने ड्यूटी से भाग रहा था, तब वो बोलता है कि हैवंट वी हैड इनफ ऑफ यूजी इतादोरी। एंड यही सेम बात गोजो ने भी कहा था कि हैवंट वी हैड इनफ ऑफ गोजो सातोरू। इसका सिंपल मतलब है कि दुनिया अब उन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता, हमेशा वो लोग उनको हर मुसीबत से बचा नहीं सकते। ये चीज ऑलरेडी बहुत बार हो चुका है एंड यूजी तो गोजो से भी ज्यादा टाइम से बार बार यही काम करता आ रहा है, क्योंकि गोजो मरने के बाद ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर अलाइव। उसे भी गोजो की तरह जुजुत्सु सोसाइटी के पिनाकल पर बैठाया गया था। अब हालांकि उसने बहुत टाइम तक जुजुत्सु सोसाइटी के सारे प्रॉब्लम्स को अकेला हैंडल कर लिया था, लेकिन इसके चलते जुजुत्सु सोसाइटी उस पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया था कि वो लोग ओवर टाइम बहुत वीक हो गए। नेक्स्ट जनरेशन में कोई ऐसा सॉर्सरर बचा ही नहीं था जो स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर भी बने। गोजो या सुकुना लेवल आना तो भूल ही जाओ। इवन जुजुत्सु काइसेन में हमें दिखाया गया था कि एक ही इंसान पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए ही जब गोजो प्रिजन जेल में कैद हो गया था तब सब कुछ बिखर जाता है और हमें शिबुया मैसेकर जैसे हॉरिफिक इंसिडेंट देखने को मिलता है जहां थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस मर जाते हैं। एंड गोजो ये बात बहुत अच्छे से समझता था, इसीलिए वो जुजुत्सु सोसाइटी को उसके
रूट से चेंज करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि दुनिया उस जैसे किसी एक गॉड लाइक फिगर पे डिपेंडेंट हो, इसलिए ही उसने यूजी, यूता, माकी जैसे एक पूरी जनरेशन ऑफ सोर्सरर को ट्रेन किया था ताकि वो लोग आगे जाके स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट एलाइज बने। अब अगर गोजो ऐसा ना करता तो जब भी वो मरा था तभी पूरी दुनिया खत्म हो जाता, कल सुकुना को रोकने के लिए कोई भी नहीं होता। एंड अभी यूजी भी सेम ही चीज कर रहा है, वो नेक्स्ट जनरेशन को चांस दे रहा है अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने का और स्ट्रॉन्गर बनने का। इसीलिए ही वो बोलता है कि वेटरन्स नेवर डाई, दे सिंपली फेड इनटू शैडोज, मतलब कि उसका टाइम अब गुजर चुका है, वो याद रखा जाएगा, लेकिन अब वक्त है आगे बढ़ने का और फ्यूचर जनरेशन को अपने पैर पे खड़े होने का। दैट्स व्हाई अभी के लिए यूजी मेक श्योर कर रहा है कि कोई भी चीज यूका, डाबूडा, सुरुगी, मारू के फाइट में इंटरफेयर ना करे, जिसके लिए ही उसने एलियन एंड ह्यूमंस की लड़ाई को बंद कर पाया और सारे कर्स्पिडिस को मारता है। दैट्स द बेस्ट थिंग ही कैन डू राइट नाउ। इसीलिए ही वो गोजो को सोच के बोलता है कि यही बेस्ट है ना सेंसे, मैं सही कर रहा हूँ ना, बस वो भी गोजो के पाथ को ही फॉलो कर रहा था। एंड गोजो के तरह ही यूजी अब भी उसके नेक्स्ट जनरेशन को अकेला नहीं छोड़ रहा था और अब भी वहाँ बैटलफील्ड पर मौजूद था, ताकि अगर न्यू जनरेशन हार जाता है तो वो उनका मिस क्लियर कर देगा। बट बिफोर दैट दे डिजर्व अ चांस। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूजी का ऐसा करना काम भी आया, क्योंकि सुरुगी अब पहले से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल बन गया है। इसके पहले सुरुगी के पास यूता एंड माकी के पोते होने के नाते वही हेवनली रिस्ट्रिक्शन था जो माकी के पास था जब तक वो अवेकन नहीं हुई थी। उसके पास इनहैंस्ड फिजिकल एबिलिटीज था, लेकिन एक लिमिट था, क्योंकि उसके पास थोड़ी बहुत कर्स्ड एनर्जी था। लेकिन मारू के साथ फाइट के दौरान जब सुरुगी रिका को पोजेस करने देता है, तब रिका की पोजीशन खत्म होने के बाद वो लिमिट हट जाता है, क्योंकि देखो रिका बेसिकली यूता की कर्स्ड एनर्जी को स्टोर कर सकता है, जस्ट लाइक वो रिंग जिसमें यूता की कर्स्ड एनर्जी स्टोर था। इसलिए जब रिका चली गई तब उसने सुरुगी की जो थोड़ी सी कर्स्ड एनर्जी थी उसे अपने अंदर स्टोर करके लेके चली गई, जिसके बाद सुरुगी को अपना हेवनली रिस्ट्रिक्शन का फुल एक्सेस मिल गया, बिल्कुल माकी और टोजी की तरह। अब उसके पास भी बिल्कुल जीरो कर्स्ड एनर्जी था। इसीलिए ही मारू के पीओवी से सुरुगी रिका वाली ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होने के बाद और भी ज्यादा फास्टर और स्ट्रॉन्गर हो गया था, इतना कि उसे अब यूता की रिंग का जरूरत नहीं था, रिका की पावर्स की जरूरत नहीं था। अब फाइनली वो अपना रिंग यूका को वापस दे सकता था अगर यूका जिंदा रहे तो। बट ये सब होता ही नहीं अगर यूजी उनको ये मौका ना देता। तो आप समझे यूजी क्या करना चाह रहा था, वो एपेथेटिक या सेल्फिश नहीं बन गया था, वो बस अपने सेंसे के टीचिंग्स को फॉलो कर रहा था एंड फ्यूचर जनरेशंस को अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना सिखा रहा था। दैट्स ऑल। सो या ही इज स्टिल द गुड। एंड इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है एंड नेक्स्ट जुजुत्सु काइसेन वीडियो में मैं इसके आगे का जो कुछ भी हुआ वो सब एक्सप्लेन करूंगा एंड डाबूडा के बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि मैंने देखा बहुत लोग डाबूडा को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि वो सुकुना लेवल थ्रेड नहीं है एंड आल्सो आई विल टॉक अबाउट दैट। बट तब तक के लिए आप लोगों को अगर जानना है कि कैसे एक मांगा का फाइनल चैप्टर उसका लेगेसी डिफाइन करता है तो इस वाले वीडियो पर क्लिक कर दो।